अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बाज़ केसेस में लगता यह है कि उनके हक़ में कुछ मुनासिब फ़ैसले आने शुरू हो गए हैं, जैसे बुशरा बीबी की रिहाई हो या इमरान खान की दोनों बहनों की रिहाई हो। इसी तरीके से एंटी टेररिज्म कोर्ट के जो जज हैं उनके हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा, तो लगता यह है कि अदालतें खड़ी होकर कुछ फ़ैसले कर रही हैं। क्या ये रिलीफ कहना चाहिए या ये अदालती इंसाफ है? क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो कुछ आज कहा गया एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज के हवाले से, जो साइफ़र का केस सुनने में काफ़ी उनकी वजह शोहरत हुई, तो उसके ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इन जज साहब के कारनामे जो हैं वो पूरी दुनिया ने देखे हैं और कहीं पूरी दुनिया में ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं हुई जो इन जज साहब की अदालत में हुई है। मैं उनका नाम जानबूझ के नहीं ले रहा। उन्होंने आगे चलकर ये भी कहा कि क्या इनकी अदालत में कैमरे लगे हुए हैं क्योंकि इनकी मिसकंडक्ट की और भी शिकायत मौजूद हैं। तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग वर्डिड किस्म के रिमार्क्स है। इसी तरह 9 मई के मुकदमात में आज पेशावर से भी और शायद पिंडी से भी कुछ मुकदमात में लोगों की रिहाई अमल में आई है। तो मामला बेहतर तरीके से आगे बढ़े हैं। ये अच्छा तरीका यही है कि मुकदमात हैं उसके ऊपर तहकीकात करें, लेकिन जहाँ किसी की ज़मानत हो सकती है, रिहाई हो सकती है, वो आगे बढ़े। वो एक साइडेड, वो जो वन साइडेड एक चल रही थी ना वेव, उसको ब्रेक करके वो हमांगी के लिए ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर के मामला आगे चलने शुरू हो जाए। तो आज प्रोग्राम में हम इन दोनों इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे कि जिसको हुकूमत ने कहा कि ये कोई डील है जो बुशरा बीबी की रिहाई होगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि नहीं, पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ है, 9 माह उन्होंने कैद काटी है। तो अब बाकी भी मामला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अदालतों से फ़ैसले हो रहे हैं, क्या वो भी उसी प्रोसेस का नतीजा है या बिहाइंड द सीन कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रिवेल कर रही है? दूसरा, अदालत के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हुकूमत जुमे वाले रोज़ एक नया बिल लाने जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मुमकिन क्या ऐसी नई तब्दीलियाँ हैं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स में की जा सकती हैं? जजेस की तादाद में इजाफे से क्या सीनियर मोस्ट जजेस जिनको हुकूमत पहले काबू करना चाहती थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बन जाए, क्या अभी उनको काबू करने के लिए मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है? ये दोनों आज के प्रोग्राम में हमारे टॉपिक और मेहमान शख्सियात हैं। राना सनाउल्लाह खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा भी हैं और सियासी अमूर के मुशीर भी हैं। इसके अलावा सरदार लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, दोनों को खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। राना साहब, बुशरा बीबी की रिहाई से ही सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं। ये एक पूरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत है या कोई रिलीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कोई अरेंजमेंट है? देखिए, इस पे मलिक साहब, अगर किसी के पास कोई एविडेंस है तो शायद मैं उससे आगाह नहीं हूँ। अगर किसी ने बात की है तो उसने अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे की होगी। लेकिन जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है और एक वकील होने के नाते जो है वो मैं इन चीज़ों को समझता हूँ कि एक देखें, एक मुद्दत होती है हर किस्म के केसेस में कि किस में इस केस में जो है वो 6 माह बाद, किसी में 8 माह बाद, किसी में 1 माह बाद, तो वो एक अरसा होता है कि उसके बाद फिर बेल हो जाती हैं अगर ट्रायल जो है वो कंक्लूड ना हो। तो मेरा तो ख्याल है कि जिस किस्म के केसेस बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ थे, तो 6-8 महीने का टाइम जो है वो काफ़ी सफिशेंट था। और उसके बाद एक जो रूटीन है उसमें भी बेल हो जाया करती है। इसमें मुझे कोई इस किस्म की डील जो है वो मैं तो नहीं देख रहा। और ख़ास तौर पे अगर फिर डील की है तो क्या अदालत ने डील की है? तो हमारे साथ तो कोई ऐसा, गवर्नमेंट के साथ तो कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। तो इसलिए मेरा तो ख्याल है कि ये एक जो प्रोसेस है उसके मुताबिक ये एक काफ़ी टाइम था। आप देखें ना, हमारे ख़िलाफ़ भी केसेस जब पीटीआई के दौर में बने हैं तो उस वक्त हमें तो फिर आपका कहना यह है कि ये दुरुस्त फैसला है बुशरा बीबी की रिहाई होती रही, 9 माह से कैद में थी, तो बुशरा बीबी की रिहाई दुरुस्त फैसला है? मेरा ख्याल इसमें जो डील की बात हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है। ये फ़ैसला जो है वो रूटीन में इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो अदालत ने किया है, तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त फ़ैसला है। लतीफ़ खोसा साहब, राना साहब ने बड़ा एक अच्छे अल्फाज का चौक किया है। उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू दी लॉ है और दुरुस्त फ़ैसला है। तो मुझे सुन के अच्छा लगा कि राना साहब ने इसको किसी वो शक व शुबे की नज़र नहीं किया, बल्कि उसको पॉजिटिवली पूरे चीज़ को बयान किया। तो मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, ना सिर्फ बुशरा बीबी की रिहाई बल्कि इमरान की बहनों की रिहाई और कुछ आपके 9 मई के मुकदमात के ऊपर जो फैसले आए हैं। तो थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। आप क्या कहते हैं?
देखें, काश के राना साहब अपने बाकी साथियों को भी बशमूल ख्वाजा आसिफ साहब, उनको भी ज़रा ये इसी तरह की बात ज़रा गुड़ती लगा दें, उनको भी समझा दें कि भाई ऐसे ही हर चीज़ पर तनकीद करना कोई मुनासिब नहीं होता है, और हुकूमतें हमेशा टेम्परेचर को ठंडा करती हैं, ये नहीं है कि फ्लैगरेट करती हैं। ये तो इश्तियाल दिलाने वाली बात होती है। देखिए, मैं तो समझता हूँ, मैंने राना साहब की जब इनकी जो है इनको गिरफ़्तार किया गया था, मैंने उसकी भी मज़म्मत की थी और बड़ी शिद्दत से, इनको पता है। सो देखें, हक़ को हक़ कहना और सच को सच कहना, ये मैं समझता हूँ बड़ा लाजिम है। और फिर जब हम इस स्टेज पर पहुँचते हैं, जिस तरह राना साहब माशाल्लाह एक सीजनड और मंझे हुए एक पुराने सियासतदान हैं, सियासत कि ये सारे रमूज़ो उनको पहचानते हैं। और फिर मैं जब गवर्नर था तो राना साहब लॉ मिनिस्टर भी थे पंजाब के, सो उस कैबिनेट का भी हिस्सा थे। तो राना साहब के ने जो बात की है, बिल्कुल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया गया, बल्कि मैं कहता हूँ कि 9 महीने भी ज़्यादती है। जब इद्दत के केस में उनकी बरियत हुई है, जो शर्मनाक केस था, जिससे हमारा अजीम मज़हब जो है वो भी बदनाम हुआ और पाकिस्तान की भी जो है जग हसाई और रुसवाई हुई दुनिया सारी में, उससे जब बरियत हुई तो ये उनको केस डालना ही नहीं चाहिए था। तीसरा तोशाखाना का केस है, और उनको जो है उस वक्त मैंने बल्कि पिटिशन भी की थी कि उनके साथ बदसलूकी की गई बजाय इसके, और गेट पर उन्हें लाकर उनको जो है फिर बुशरा बीबी की तो रिहाई हो गई, लेकिन इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो आपकी खुश उम्मीदी, मैं कहूँगा कि नवंबर में जैसे ही ट्रंप का इलेक्शन होना है, पता नहीं ट्रंप ने जीतना या हारना है, साथ ही इमरान खान ने रिहा हो जाना है, ये आपकी मुझे लगता है ज़्यादा खुश उम्मीदी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी एटलीस्ट 1 साल लगला इमरान खान के हवाले से सियासी फिजा बदलने वाली नहीं है। मैंने सिर्फ वो उसका हवाला तो एक ज़िम्नन दिया। देखिए, ये भी जिस तरह राना साहब ने कहा, 1.5 साल से यार, 1.5 साल से इमरान खान अंदर है। कोई कत्ल का केस है कि सजाए मौत उसमें होनी है कि उसको जो है इतना पाबा सलासल रखा हुआ है। आप ज़रा देखें तो सही, जिस तरह इन्होंने कहा किसी में 6 महीने होती है, किसी में 9 महीने होती है, किसी में साल होती है, तो ये स्टैट्यूटरी पीरियड भी गुजर चुका है। सो इसलिए मुझे कोई ऐसा वो यानी कोई तजब्जब नहीं है ये कहने में कि मैं वसूख से कह सकता हूँ कि नवंबर में इंशाल्लाह खान साहब बाहर आएंगे और अपने मेरिट पर आएंगे और अदालती जो है ड्यू प्रोसेस के तहत आएंगे। ट्रंप की बजाय अगर कमाला जीत गई तो फिर क्या बनेगा, क्योंकि चांसेस बराबर है। स्विंग स्टेट्स हैं 5-6 जिन्होंने फैसले का तयन करना है। अरे बाबा, स्विंग स्टेट्स आप जानते हैं वो गोरों की है। स्विंग स्टेट्स सारी जो है वो माशाल्लाह डोनाल्ड ट्रंप ही की हैं और डोनाल्ड ट्रंप ही को फेवरेट करार दिया जा रहा है। मगर उससे मुझे छोड़ दें, उससे सरोकार, ये तो मैंने ज़िम्नन कहा। अरे 1.5 साल यार अंदर रखने के बाद भी अभी कोई बाकी चीज़ रह जाती है कि आप उसको जो है मज़ीद इस ऐसे केस में अंदर रख सकते हैं। जो तोशाखाना 3 है वो 130 आइटम्स का फ़र्द जुर्म लगा था तोशाखान नंबर 2 में, जिसकी मैंने मुअत्तल करवाई हैं सज़ाएँ। तो वो उसमें 130 आइटम्स में ये मौजूदा भी आइटम्स इंक्लूसिव थे उसमें। तो आप क्या डबल जेपर्डी में नहीं आता है कि आप राना साहब से इसके ऊपर मैं जवाब चाहूँगा। राना साहब, अगर बुशरा बीबी की रिहाई दुरुस्त है, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ है, तो क्या ऐसे ही ड्यू प्रोसेस के तहत इमरान खान की भी नवंबर में रिहाई हो जानी चाहिए? जी देखें, अगर अदालती फ़ैसला जो है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ होता है तो मैं समझता हूँ कि बग़ैर किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के ये कह देना कि जी अदालत का फ़ैसला किसी डील के नतीजे में हुआ, तो सबसे पहले तो अदालत को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने वाली बात है। फिर हम बाद में कल को कहते हैं कि जी हमारी अदालतों का नंबर 140 हो गया है, 143 हो गया। तो बात ये है कि अगर हम खुद ही ये बात करें कि ये मामला जो है वो इस तरह से हुआ है, तो मेरा ख़्याल है कि इमरान खान साहब का फ़ैसला जो है वो भी इन अकॉर्डेंस विद लॉ होगा। और जिस तरह से बुशरा बीबी के फ़ैसले को पीटीआई वेलकम कर रही है, तो वो भी जो फ़ैसला हो, वो हक़ में हो या ख़िलाफ़ हो, उस फ़ैसले को भी जो है वो वेलकम करना चाहिए। जब अदालत का फ़ैसला ख़िलाफ़ हो तो अदालत को बुरा कहना अगर लाजम है तो अच्छा हो तो फिर अच्छा कहना भी जो है वो बनता है।
लेकिन दूसरी जो बात की है लेकिन खोसा सर, साहब ने कि पाकिस्तान जी में राना साहब जिस तरीके से ट्रंप का हुक्म राना अगर साहब जिस आएगा तरीके से तो पाकिस्तान कैसे में नहीं माना जाएगा। मैं समझता हूँ कि ट्रंप के हुक्म से अगर रिहाई लेनी है तो उससे तो फिर जेल में रहना बेहतर है ट्रंप के हुक्म पे रिहाई लेने से। तो फिर अगर ट्रंप के हुक्म पे रिहाई लेनी है तो फिर 1.5 साल जेल में रहने की क्या ज़रूरत थी फिर। सर, ट्रंप का दबाव आना आपके ऊपर अगर वो जीत जाएगी। मैं राना साहब आपको बता रहा हूँ, खोसा साहब की जो उम्मीद लगी है ना वाशिंगटन के नताइज के साथ, उसको नजरअंदाज मत करिएगा। राना साहब, बड़ी बदकिस्मती होगी इनके लिए अगर ट्रंप का हुक्म इनके हक में आए तो। हमें छुट्टी की जाती है। डोनाल्ड लू के अगर कहने पर हुक्म पर हमें भेजा जाता है घर, और हम हेनरी किसिंगर के कहने पर अगर फांसी लगा सकते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जिसका 45 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जाके इंसाफ किया, तो मुझे बताएं क्या ये दुरुस्त नहीं है? वो ज़रा पढ़े इकोनॉमिक हिटमैन जो किताब है जो उनके ऑपरेटर ने एक लिखी है CIA के, वो पढ़ें किस तरीके से मुदाखलत होती है। और माशाअल्लाह ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज स्पेसिफिकली खुसूसी तौर पर किस तरह एलिमिनेट करते हैं इनके क़यादतों को, और किस तरह फिर जो नहीं मानते तो क्या करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई अच्छी बात है, हमने तो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। एब्सोल्युटली नॉट कह के भी आपने रास्ते उधर ही रखे हैं यस कराने के लिए। कई चीज़ें लिख देते हैं, बयान भी लोग देते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये मुतनाज़िया हैं। ये डोनाल्ड लू वाली बात जो आपने बनाई हुई है, इस बात में भी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन बहरहाल वो आपका एक सियासी बयानिया है, कोई मुतनाज़ा नहीं है। नो नहीं, लू को तो फरिश्तों को भी नहीं पता राना साहब कि आपकी हुकूमत को उसने जो है वो गिराया। उसने 10 मरतबा उसकी तरदीद की है। अमेरिकन के जो फॉरेन डिप्लोमेट है उन्होंने तरदीद किया। राना साहब शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा के दौरानिए में आपने कहा, जो कमेटी की मीटिंग हुई थी, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसमें भी सारी चीज़ वाज़े थी। ये तो आपने एक सियासी स्टंट जिसे कहते हैं ना, वो आपने खेला था। अब उसको आप बार बार जो है वो दोहराए जा रहे हैं। ये वही है ना, वो अपना जिसके ऊपर इमरान खान साहब की ख़ुद वो ऑडियो मौजूद है कि अब हमने इसके ऊपर खेलना है। ये तो आपका खेल था जो आपने डोनाल्ड लू के नाम पे खेला। राना सनाउल्लाह साहब, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त के सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स का, जो अमेरिकी सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स का, वो वैंस पता नहीं क्या उनका नाम था, उनका ख़त था लहराया अमेरिकन सेंटर के बाद। उसके बाद जो कुछ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। तो अभी भी नाम अमेरिका का इस्तेमाल हो रहा है। मुझे नहीं पता डोनाल्ड लू ने किसको क्या बोला था, लेकिन डोनाल्ड लू का तस्करा और उसके ऊपर सियासत पाकिस्तान में 2 साल में आग लगाने के लिए काफ़ी थी, जो कुछ तबाही हुई है। अभी क्या होगा, नवंबर के नताइज के बाद क्या होगा? मेरा नहीं ख्याल कि नवंबर के नताइज जो हैं वो पाकिस्तान के हालात के ऊपर जिस तरह से ये बात की जा रही है इस तरह से असरअंदाज होंगे। मैं तो इसको ऐसे नहीं देखता। और लेकिन खोसा साहब की तो सारी उम्मीदें नवंबर के साथ है। खोसा साहब, आप इतने पुरुम्मीद क्यों हैं? नहीं, मेरी उम्मीदें नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन ने डोनाल्ड लू के ज़रिए जो हमारे जो है मुदाखलत की अंदरूनी ब्लैटेंट इंटरफेरेंस, चलें ब्लैटेंट इंटरफेरेंस तो इन्हीं के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की उन्होंने भी माना इस बात को तस्लीम किया। तो ये अगर ब्लैटेंट इंटरफेरेंस डोनाल्ड लू के ज़माने में हुई थी तो अब कम से कम नहीं होगी। जो डोनाल्ड लू के कमेंट्स थे असद मजीद वाले डिनर के अंदर, उस हवाले से हमारी जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठी तो उस इजलास के बाद जो इलामिया था उसको ये कहा गया कि डोनाल्ड लू के जो कमेंट्स हैं वो सफारती आदाब के मुनाफी हैं एंड इट अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस इन पाकिस्तान इंटरनल मैटर। ये नहीं कहा था कि उन्होंने मुदाखलत करके हुकूमत गिरा दी। वो अंग्रेजी को आप इधर से उधर ना मरोड़े। कहा यह गया था कि इट अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस, इट अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस। चलो आगे चलते। राना साहब, अरे बाबा, ब्लैटेंट इंटरफेरेंस सिंपल अंग्रेजी है, मत ट्विस्ट करें खुदारा। ब्लैटेंट इंटरफेरेंस, ब्लैटेंट इंटरफेरेंस। अच्छा, मैं उसका लामिया निकलवाता हूं। इधर से पकड़े। चले खोसा साहब, आपको जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, आपको मुबारक हो। आप उसकी कामयाबी के लिए दुआ करें।
तो ट्रंप जो है वो आपको डोनाल्ड लू मुबारक हो, डोनाल्ड लू तो आपको मुबारक हो डोनाल्ड ट्रंप का। चले आपने तो अंडर सेक्रेटरी के आप कहने पे दोनों किया, रहनुमाओं के लिए पावर के आप दोनों प्रेसिडेंट रहनुमाओं किया। के लिए कि आप ज़्यादा इतनी उम्मीदें वाशिंगटन में किसी के भी सदर मुंतखब होने पे मत लगाएं। वाशिंगटन की जो पॉलिसी पाकिस्तान या इस खित्ते के हवाले से है, इंडिया को सामने रखते हुए, उसमें इतनी बड़ी चेंज नहीं आएगी कि वो रातों रात पूरे खित्ते के लिए पॉलिसी बदल जाए। इसलिए पाकिस्तानी सियासत पर फोकस रखें, सियासत को कैसे बेहतर करना और पार्लियामान को कैसे मजबूत करना है, अदलिया को कैसे ठीक करना है। ये खोसा साहब आपने भी जजेस के फैसलों का और अदालत की, वो जो जजेस की हमारी जुडिशरी की रैंकिंग है उसका तज़किरा किया। नवाज शरीफ केस में जो फैसला था वो भी अदलिया ने किया था और वो एक फ़िक्स मैच था, और इमरान खान को सादिक और अमीन करार देना वो भी एक फ़िक्स मैच था। ये इन तमाम फैसलों के होते हुए आप कहते हैं कि अदालत ने ही फैसला किया, तो अदालत से वो फैसले हुए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला भी किसी अदालत ने किया, वो भी फ़िक्स मैच था। तो आप इसको नज़रअंदाज मत करिए कि हमारी अदालतों से ये फैसले हुए हैं। तो इमरान खान के लिए कोई एडवर्स डिसीजन आ जाए और खोसा साहब उस पर इतराज़ करें तो वो ऐसी आपको चीज़ नहीं होगी जो अनहोनी होगी चीज़। देखिए मलिक साहब, ये हमारी बदकिस्मती है और ऐसे फ़ैसले जो है वो मौजूद हैं कि जिनके मतलब बड़ी आसानी से, जिस तरह से आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये फ़िक्स मैच था या फ़ैसला था, और इसमें यहाँ तक भी जो है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसले हुए हैं कि आमरों को संद जवाज़ दी जाती रही है और बग़ैर मांगे आइन को अमेंड करने का जो है वो इख्तियार दिया गया है। और यहाँ पे आइन को जो है वो पॉलिटिकल हालात और सोच के ताबे जो है वो आइन को रीराइट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें होती रही हैं। यही वजह है कि ये फिर माहौल बना, और अब इसमें जो 26वीं तरमीम हुई है तो उसमें एक ऐसा बैलेंस जो है वो लाने की कोशिश की गई है कि वहाँ पे जो है वो अब जुडिशरी का भी एक एक तरफ़ा इख्तियार ना हो और एग्जेक्टिव का भी जो है वो एक तरफ़ा इख्तियार ना हो, एक बैलेंस हो, और उस बैलेंस के तहत जो है वो जुडिशरी जो है एक अपने मामलात को लेके जो है वो सही चले, और मुल्क में आवाम को भी और बाकी जो भी फ्रीकैन उसके सामने हो, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, उनको इंसाफ फराहम किया जाए। सर आप अगर ये बैलेंस कह रहे हैं राना साहब, तो इस बैलेंस को, इस तवाज़ुन को बिगाड़ने के लिए आपने ये बयान क्यों दिया कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह भी ना बैठे, जस्टिस मंसूर अली शाह भी ना बैठे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में, जस्टिस मुनीब अख्तर भी ना बैठे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में? दोनों मुतनाज़ा जजेस हैं, दोनों सीनियर मोस्ट जजेस हैं, और बाई एनी प्रोबेबिलिटी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेड करते होना चाहिए। नहीं, देखें मामला ये है मलिक साहब, बिल्कुल ये किसी ने नहीं कहा, ना मैंने कहा कि वो नहीं बैठ सकते। राना साहब आप ही का बयान है। ये सुन लें, नहीं सुन लें, मेरा बयान है। देखें मैंने ये अर्ज़ किया है कि जुडिशल कमीशन का इख्तियार है। जुडिशल कमीशन जो है वो फ़ैसला करके मंसूर अली शाह साहब को बिठाए, मुनीब अख्तर साहब को बिठाए, वो चीफ़ जस्टिस साहब को मुकर्रर कर दे। कोई इसमें कदगन नहीं है, कोई इसमें रुकावट नहीं है। लेकिन मेरी ये ज़ाती राय है कि हमारे वो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो यानी रीसेंट पास्ट में जो एक ग्रुपिंग हुई है, और उस ग्रुपिंग में जिस तरह से एक दूसरे को एक्सपोज़ किया गया, जिस तरह से एक दूसरे को ख़त लिखे गए, और मलिक साहब उन खतूत में आपने पढ़ा होगा जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मेरी ये राय है कि वो जज साहबान जो इस ग्रुपिंग को और इस माहौल में एक लीडिंग किरदार में रहे हैं, उनमें से अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जज अगर बनेगा तो उससे फिर ये माहौल जो है ये कंटिन्यू करेगा। तो बेहतरी है कि इंस्टीट्यूशन भी जो है भाई सूरत हाल से बाहर निकले, और आम मीडिया में भी अदरवाइज़ भी तबसरों से जो है वो खलासी हो कि उनमें से कोई जज जो है वो ना बने। मैंने ये उम्मीद का इज़हार किया है कि शायद जो जज साहबान इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहे हैं वो ख़ुद भी पसंद नहीं करेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बने या उसके सरबराह बने। लतीफ़ खोसा साहब, जुडिशल कमीशन बनाता है तो बना सकता है,
कोई रोक नहीं सकता। लतीफ़ खोसा साहब, जो दो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह हाईली रिस्पेक्टेबल जज हैं और पूरी दुनिया में उनकी इज़्ज़त है, नेक नामी है उनकी, लेकिन मौजूदा हुकूमत काजी फ़ायज़ ईसा के करीब थी ज़हनी तौर पर और मंसूर अली शाह से थोड़ी ख़ाइफ थी और अभी भी वो खौफ मौजूद नज़र आता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के मामले के अंदर एक तनाज़ा होगा अगर मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर की मुखालफत की जाती है, क्या बनेगा वहाँ पर? देखिए, जिनको ये चाहते हैं और जो मुला दे रहे हैं, अगर उस फार्मूला पर लें तो फिर इनके जजेस तो बिल्कुल भी नहीं बन सकते हैं। जिन्होंने ये कहा कि इन 8 जजेस का फैसला मत माना जाए, ना माना जाए, यानी ये कभी सुना है कि माइनॉरिटी वाले जजेस अपनी राय तो वो देने में बिल्कुल हक बजानिब हैं, जो मर्जी राय दें, मगर क्या वो ये कह सकते हैं कि कोर्ट का जजमेंट जो है उसको जो है वो डिफाई किया जाए, उसको ना माना जाए? आर्टिकल 189, आर्टिकल 190 कहाँ गया, आर्टिकल 204 कहाँ गया, आर्टिकल 187 कहाँ गया? यानी उन्होंने तो हद कर दिए जिनको ये चाहते हैं कि वो हेड करें यानी आईनी बेंच का, तो फिर तो किसी को ना बनाएं। देखें, मैं कहता हूँ मलिक साहब, पहले 5 सीनियर जजेस को बना दें ताकि ये झगड़ा ही ख़त्म हो जाए, ताकि किसी का कोई जो है ग्रीवेंस ना हो और किसी की चॉइस भी ना हो। अगर इन्होंने ये काम किया तो फिर जाहिर है फिर हम तो वकला जो है वो एहतजाज करेंगे और फिर सियासी जो है जमातें वो भी ऑपोजिशन वाले समझेंगे कि ये टारगेट करने के लिए मनपसंद बेंच बनाई गई है। पहले ये क्या कहते थे कि जी ये बंदयाल साहब मनपसंद कर रहे हैं, हम कहते थे जी काजी फ़ायज़ ईसा साहब ये जो है मनपसंद कर रहे हैं। बेंच देखकर हम फैसले बता देते थे कि फ़ैसला क्या होने जा रहा है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है ट्रायल कोर्ट्स का, यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट या नायब अदालत का, वो तो आज आपने ऑब्जर्वेशन सुन ही ली है, हाई कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन आई हैं, उनको जिस तरह कंट्रोल किया गया, जिस तरह बैठ कर जो है फैसले इजाज़त से मैं ब्रेक करीब आ गई है, मैं ब्रेक की तरफ जाऊँ, लेकिन आपने जो जस्टिस बंदयाल की अदालत में बेंच फिक्सिंग का तज़किरा किया और उससे पहले भी और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के हवाले से जो ऑर्डिनेंस जारी करवाकर जिस तरीके से मामला आगे बढ़ाए, वहाँ पर ये तासुर आपके ये जो अल्फाज हैं उसको तक़वियत देते हैं कि ये मामला दुरुस्त नहीं है। सीनियरिटी का प्रिंसिपल अगर फॉलो किया जाए तो उसी में सबकी फलाह और बेहतरी है। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे राना साहब से इससे जवाब लेते हैं। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब, 5 सीनियर मोस्ट जजेस अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना के तो केस सुनते हैं तो मसला हल नहीं हो जाता? इसमें तो चॉइस का, किसी का पसंद नापसंद का बहस ही ख़त्म हो जाएगी। नहीं देखें इसमें जो है वो जुडिशल कमीशन जो है वो एम्पावर्ड एक बॉडी है जिसमें जुडिशरी मौजूद है, अपोजिशन मौजूद है, हुकूमत मौजूद है, बार मौजूद है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है तो उसमें इस किस्म की पाबंदी जो है वो ज़ुबानी कलामी या किसी प्रोग्राम में बैठ के तो नहीं लगाई जा सकती। मैं समझता हूँ कि वो इस बारे में बेहतर फ़ैसला करेंगे। अब खोसा साहब ने जो बात की, उन्होंने भी मेरी बात की तईद की है ना कि कुछ लोग जो है वो ग्रुपिंग में कुछ का हवाला मैंने दिया, कुछ की तरफ इन्होंने निशानदेही की। तो मैं समझता हूँ कि अगर इससे मुबर्रा जो है वो अगर बेंच बनेगा तो उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा लोगों का। और फिर आखिर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो आर इक्वल, यानी जजेस जो हैं वो को किसी से कोई छोटा बड़ा या कोई सीनियर जूनियर नहीं होता। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो इक्वली जो है वो कम्पिटेंट भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं। तो उनमें से कोई भी 5 या 7 जजेस का जो बेंच बनेगा तो उनमें जो है वो जुडिशल कमीशन मैं समझता हूँ कि बेहतर फैसला करेगा। राना साहब, मुझे तो वैसे काफ़ी अभी अंदेशा है कि आपने जो बेंच की तश्कील में कमीशन का रोल रखा है ये सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होगा और इसको अदलिया की आज़ादी के मुनाफी कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि बेंच बनाना कमीशन का काम नहीं है, ये तो अदलिया का काम है। अदलिया बैठ के फैसला करे कौन सा बेंच बैठेगा और केस सुनेगा। नहीं तो ये जो अदलिया का काम है बेंच बनाना, ये भी तो पार्लियामेंट ने कानून में ये इख्तियार दिया है ना। तो पार्लियामेंट जो है वो कानून लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ने करनी है, आइन साजी जो है वो पार्लियामेंट ने करनी है।
ये सुप्रीम कोर्ट जो है, ये सुप्रीम कोर्ट 199, 184, ये सारी जो पावर्स हैं ये किसने दी है? पार्लियामेंट ने दी है। पार्लियामेंट जो है वो उनमें से कोई चीज़ विड्रॉ भी कर सकती है, नहीं कर सकते, उसमें इजाफा भी कर सकते हैं। अगर आप पिक एंड चूज करेंगे कि ये जज मेरा केस सुनेगा, ये जज खोसा साहब का केस सुनेगा, तो वो मुदाखलत होगी और अदलिया उसको टेकअप करके ये नहीं तो नहीं पिक एंड चूज जुडिशल कमीशन जो है वो पिक एंड चूज जो वो जजेस को एलिवेट करता है, वो जजेस को इंडक्ट करता है, वो पिक एंड चूज करता है। यानी वो एक ऐसा तैनाती में आपका इख्तियार है, स्ट्रक्चर केस सुनने में, बेंच चुनने में आपका इख्तियार नहीं है। नहीं, लेकिन बात ये है ना कि आखिर जो एक जजेस कमेटी है वो भी तो कमेटी जो है वो जिस कानून के तहत बनी है वो भी तो पार्लियामेंट ने बनाया है ना। पार्लियामेंट अगर कमेटी बना दे तो फिर ठीक है, अगर पार्लियामेंट जो है वो जुडिशल कमीशन बनाए और जुडिशल कमीशन बाकी सारे काम करे वो ठीक है, और एक बेंच क्योंकि किसी की मर्जी का नहीं बन रहा तो ये फिर आगे जो है वो आइन भी और कानून भी हर चीज़ जो है उसको एक साइड पे कर दिया जाए। लतीफ़ खोसा साहब, आप क्या कहते हैं? क्योंकि एक हुकूमत फ्रीक बन के किसी केस में जा रही हो और हुकूमत बैठ के वहाँ ये फैसला कर रही हो कि कौन सा जज और कौन सा बेंच ये केस सुनेगा, तो इसको मुदाखलत कंसिडर किया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट इसको जाने देगी कि ठीक है? नहीं देखिए, ये तो 100% मुदाखलत है। राना साहब फरमा तो रहे हैं, लेकिन इनको ये इदराक तो है, मुझे यकीन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में बेंचेस की तश्कील जो है ये इंटरनल सुप्रीम कोर्ट का मसला है, और ये रूल्स भी 1980 के ये सुप्रीम कोर्ट ये आइन ही के तहत जो है आइनी इख्तियारात के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बनाए थे। और अगर आप इसी तरह हर महकमे में फिर मुदाखलत करना शुरू कर दें तो फिर सारा कुछ ले पार्लियामेंट, फिर बाकी तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है अपना अपना तय इदारों के ऊपर ख़त्म हो जाए। और इसमें भी अगर देखें तो ये जो ज़्यादती की है, 8 बंदे अब इनके हैं जो जुडिशल कमीशन है, 8 हुकूमत के हैं, और हुकूमत के वहाँ जो है वो डिटो अंगूठा लगाते हैं, वहाँ कोई दलील नहीं होती है कोई। मैं तो उस कमेटी का जो पार्लिमानी कमेटी बराए तैनाती जजेस है वो उसका हिस्सा हूँ, था, या फिर जो पहले डिस्पेंसेशन जो 26वीं तरमीम से पहले थी, तो मैंने तो देखा है कि वो चारों के चारे जो है हुकूमती माशाल्लाह एक ही तरफ जाते थे और कोई दलील नहीं चलती थी। हम जितना कहते थे सीनियरिटी के प्रिंसिपल को खुदारा बताएं तो सही, आप सीनियर को क्यों सुपरसीड कर रहे हैं? ये है कि हम अपनी जो है वो बात को साबित करने के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि हकायक को भी जो है जुटला देते हैं। खोसा साहब मुझे साबित कर दें कि 8 मेंबर जो हैं वो जुडिशल कमीशन में हुकूमत के हैं, तो चलिए मैं आपकी और जुडिशल कमीशन में 6 कर लेता हूँ। अरे बाबा, आपने याया अफरीदी साहब को बनाया, मुझे एक वजह बता दें। 8 बंदे साबित कर दें। मंसूर अली शाह, नहीं यार सुन तो लो, मंसूर अली शाह साहब की एक नक्स बता दें, उनकी जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट है। ही इज द मोस्ट ब्रिलियंट जज ऑफ पाकिस्तान, और इंटरनेशनली ग्लोबली यू कैन कम्पीट हिम विद एनीवन इन द वर्ल्ड। और मुनीब अख्तर जो है वो थिंकिंग जज, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और कॉम्पिटेंस। सर ना करें अब आप ठीक है, अफरीदी साहब के खिलाफ मुझे कोई प्रकाश नहीं है। अरे बाबा, पार्लियामेंट्री बहुत इंटेग्रिटी है, बहुत 5 बंदे पार्लियामेंट्री कमेटी है, पार्लियामेंट्री में हुकूमत को 8 की बर्तरी हासिल है। जुडिशल कमीशन में एक कामरान मुर्तजा था, सर वो पार्लियामेंट्री कमेटी थी। खोसा साहब, आप 2 को मिक्स कर रहे हैं। सर वो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, सर वो जुडिशल कमीशन नहीं था, वो पार्लियामेंट्री कमेटी क्या मिक्स कर रहे हैं? नहीं पार्लियामानी कमेटी, उसी की बात कर रहा हूं मैं कि जिसने जस्टिस याया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाया, उसमें तो 8 कायम करके बात करें। राना साहब गुस्से में आ गए। कम से कम खोसा साहब, आपसे पार्लियामानी कमेटी को जो है वो जुडिशल कमीशन में दाखिल कर रहे हैं और जुडिशल कमीशन को पार्लियामानी कमेटी की तरफ ले गए। जुडिशल कमीशन जो है उसमें आप साबित करें कि 8 बंदे हुकूमत के हैं, उसमें 5 बंदे जो हैं वो जुडिशरी के हैं, अपने अल्फाज पे जरा गौर कर लें, 2 अपोजिशन के हैं, 1 बार का। ये भी आदाब के मुनाफी है, आपकी कम से कम मुजेब नहीं देती है
कि आप जैसा सीजनड आदमी, सीनियर आदमी और तदब्बर हौसला रखने वाला आदमी इस किस्म की बात करे, कोई खुदा का खौफ करे। राना साहब ये मुझे बताएं, 2 सीनियर जज जो इग्नोर किए गए, एक नक्स बता दें किसी एक में, कॉम्पिटेंस में, इंटेग्रिटी में, उनकी जो है किसी में भी कोई नक्स नहीं है, और फिर किसी में कोई अब नक्स नहीं है। आपने मंसूर अली शाह साहब ही की अब वो मानी है। अब सारे जज साहबान ने 17 जजों ने मंसूर अली शाह साहब का जो दिया हुआ प्लान है फॉर रनिंग द सुप्रीम कोर्ट वो एक्सेप्ट किया है, उसको अडॉप्ट किया है। मंसूर अली शाह साहब इतना थिंकिंग और इतने जो है माशाल्लाह वो फॉरवर्ड लुकिंग है जज के, उन्होंने सारा कंप्यूटर सिस्टम सारी उन्होंने जो है ये आपकी जो है कराची को कनेक्ट किया, इस्लामाबाद को कनेक्ट किया, लाहौर को कनेक्ट किया, बलूचिस्तान को कनेक्ट किया। उन्होंने जो है ये जितना सहूलत से ये कर सकते थे। थोड़ा सा इसको आगे चलाते हैं खोसा साहब, उन्होंने एक आज वो कुछ वो वीडियोस आपने सामने देखी होंगी दोनों ने, अब मैं दोनों से इस पर राय चाहूँगा। आपको सियासी जमातों को एहतजाज करना चाहिए। काजी फायज ईसा के खिलाफ लंदन में एहतजाज हुआ है, तो एहतजाज के लिए आप प्ले कार्ड अपनी बात भी कह सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर पीटीआई के किसी लीडर ने देना हो बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन किसी की कार के ऊपर वो ठा मारना या बदतमीज़ी से बेहूदगी वाले कलमात अदा करना, उससे परहेज़ चाहिए होती है। तो अभी उसके ऊपर हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि उनके वो पासपोर्ट कैंसिल करेंगे और कार्रवाई करेंगे। राना साहब पहले आपसे ही जवाब ले लूँ, एहतजाज के लिए 9 मई करना ज़रूरी नहीं होता। मेरे तो ख्याल में GHQ के बाहर भी जाके कोई एहतजाज करना चाहे तो उसको इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन प्ले कार्ड लेकर खड़ा हो जाए। GHQ के दरवाजे के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। और इसी तरीके से ये काजी साहब की गाड़ी के साथ भी आप प्ले कार्ड लेकर सड़क के किनारे खड़े हो जाए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। राना साहब देखें, ये वल्गैरिटी जो है और ये तशद्दुद और ये इस किस्म का जो है ये बिल्कुल पीटीआई ने वतीरा अपनाया हुआ है, मुल्क के अंदर भी और बाहर भी। बल्कि ये घटियापन जो है ये इंट्रोड्यूस इन्होंने करवाया है। इससे पहले ये खोसा साहब बैठे हैं, इनको ख़ुद मालूम है कि एक दूसरी सियासी जमात के जो कायदीन या लीडर्स होते थे, वर्कर उनकी इज़्ज़त करते थे। ये माहौल ही नहीं था, ये माहौल ही इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि मुखालिफ जमात का बंदा नज़र आए तो उसको गालियाँ दो, उसे चोर कहो, उसे डाकू कहो, उसके ख़िलाफ़ नारे मारो। तो ये जो है ये इंतहाई जो है वो गलत है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इन लोगों के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई भी होनी चाहिए, इस बात की मजम्मत भी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये मंसूर अली शाह साहब की जो है वो तारीफ़ कर रहे हैं खोसा साहब, ये तो ठीक है, बार के मेंबर हैं, जानते हैं उनको, लेकिन उनके मतलब भी पीटीआई ने एक ऐसी मुहिम का आगाज़ किया जिसकी वजह से उनकी नेक नामी और उनकी शोहरत को भी जो है वो नुकसान पहुँचा। तो ये जो पीटीआई का रवैया है एक यानी सियासी जमात के तौर पे, ये कतई तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। सर वो क्या कैंपेन थी जो पीटीआई ने जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए रन की थी? ये इनके लोग जो हैं ये आज से कोई 3-4 माह पहले ये गुफ्तगू करते पाए गए, बल्कि निजी महफिलों में हमारे सामने भी उन्होंने कभी परहेज़ नहीं किया बात करने को कि जी वो बात हो गई है हमारी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 25 अक्टूबर को आएंगे और उसके बाद आके ये कर देंगे वो कर देंगे। ये बाकायदा इन्होंने इस कदर इस चीज़ को हवा दी कि ये चीज़ जो है वो मीडिया में डिस्कस होने लगी और बाकी हर तरफ जो है वो इस तरह का वो तो उमर अयूब ने आज भी बोला, चीफ जस्टिस मौजूदा जस्टिस याहिया के लिए उन्होंने कहा कि वोट ऑडिट करें 8 फरवरी का। तो वो तो ऐसी बात नहीं, अगर वोट ऑडिट का ही कह रहे थे तो अगर इसके अलावा कुछ नहीं था जो मेरे इल्म में नहीं है तो फिर नहीं, ऑडिट का नहीं कह रहे थे, ये उनकी ज़ात से ये मंसूब करके ये कह रहे थे कि जी उनकी हमारे साथ बात हो गई है और ये बात जो है ये इंतहाई जिम्मेदार लोगों ने की। लतीफ़ खोसा साहब, ये तो एक इल्ज़ाम है आपके ऊपर, आपकी जमात के ऊपर। देखें वो बंदयाल साहब का एंटाई ग्रुप में अपना मंसूर अली शाह साहब काजी फायज ईसा ग्रुप में थे, जो धड़ाबंदी इन्होंने की थी कि 3, 5, 5, 7, 7, 9 पता नहीं क्या क्या किया था। वो तो मेरे सामने जो है रिक्यूज़ करके थे जब ये सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स की जो पिटिशंस चल रही थी, उसमें हमने जो है कोशिश की थी कि फुल
फुल कोर्ट बैठे, फुल कोर्ट हमने जाके ये इस्तदा मैंने और एतजाज़ आसन ने की थी। तो बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ने जो मुयस्सर 9 जज साहबान उस वक्त मौजूद थे सारों को बिठा दिया जो पाकिस्तान में थे, क्योंकि वेकेशन थी, कुछ बाहर गए हुए थे। काजी फायज ईसा साहब ने आते ही जनाब खड़े हो गए और कहने लगे कि मैं तो इसमें नहीं बैठता जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का आप पहले फैसला नहीं करते हैं। जस्टिस सरदार साहब, सरदार इसाक साहब के भी वो जो भाई साहब हैं वो भी चले गए, तारिक मसूद साहब भी उनके साथ चले गए, और उस बेंच में से बाद में जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर भी वो भी रिक्यूज़ कर गए। तो वो तो पहले उस जो ग्रुपिंग हुई थी वो तो इनके साथ थे और काजी फायज ईसा साहब के साथ थे। वो अगर इंसाफ करते हैं, अगर इनके खिलाफ कोई फैसला आता है तो फिर ये उस पे इल्ज़ाम लगा देते हैं री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मलिक साहब मैं आपको बताऊं, जब 14वीं तरमीम 13वीं तरमीम पहले की थी 58(2)B ख़त्म करने में, 17 सीटों पर इन्होंने ला के बेनज़ीर भुट्टो रानी शहीद को खड़ा किया था। बाद में 14वीं तरमीम पर भी रानी शहीद ने इनके साथ दिया डिफेक्शन क्लॉज को ऐड करने में। मैंने बीवी को कहा, मैंने कहा बीवी नवाज शरीफ तो पहले ही जो है वो इतने तकब्बर में है, वो अपने MNAs को 1-1 साल नहीं मिलता है, आपने तो उसको बादशाह सलामत बना दिया है और अमीरुल मोमिनीन बनने जा रहे हैं वो। तो बीबी शहीद ने कहा कि मुझे देखें, मुझे मुल्क से सरोकार है, मुझे वो ये नहीं है कि मैंने नवाज शरीफ का साथ दिया। मैं चाहती हूँ अगर विल्सन खत्म हो गया या इसको क्लोज करना पड़ेगा। सरदार लतीफ़ खोसा साहब और राना सनाउल्लाह खान, बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।